अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमिचंदी सिद्धांत चक्रवर्ती की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। कल की क्लास में हमने समझा था कि यह जो लोक है वह 14 राजू प्रमाण होता है। अब जो लोक 14 राजू प्रमाण है तो हम कैसे समझेंगे कि यह 14 राजू होता क्या है, अथवा राजू किसे कहते हैं? क्या कोई किलोमीटर होता है, अथवा कोई कोस आदि विधि होती है जिसके द्वारा हम राजू को जान सकें? क्योंकि कल हमने 343 घन राजू आदि जाना था। हमने सिर्फ सुन लिया कि राजू होता है, तो राजू क्या होता है? कभी कभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, तो आज हम उसी राजू को समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत कठिन है राजू समझने की प्रक्रिया, लेकिन सिर्फ अभी सुनेंगे कभी यह समझ में आ पाएगी। तो हम चलते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पुद्गल के सबसे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं। तो अभी तक हम नॉर्मली पढ़ते आए कि पुद्गल के सबसे छोटे टुकड़े को जिसका कोई दूसरा भाग नहीं किया जा सकता उसे अणु कहते हैं, और अणु को मिलाने से परमाणु बनता है। तो जैसे कि हमारे पास एक ये कंकड़ है, आपको दिख रहा है कंकड़, इसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं कि कोई दूसरा टुकड़ा ना हो? इस कंकड़ के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे जिन्हें आप गिन नहीं पाओगे, अनकाउंटेबल। इस कंकड़ के भी अनकाउंटेबल टुकड़े हो सकते हैं। जब हम इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे फिर भी कुछ शेष रहेगा, फिर भी देखने का विषय बनेगा। तो जो अणु होता है वह देखने में नहीं आता, हम उसे देख नहीं सकते और महसूस आदि भी नहीं कर सकते, वह अणु होता है। जब बहुत से अणु मिलते हैं तो एक परमाणु होता है। उसके बाद अनंत परमाणुओं के मिलने से एक अवसंज्ञा होती है जो कि स्कंद कहलाती है। अपसंज्ञा स्कंद होता है, मतलब अब वह देखने का विषय धीरे धीरे से बनने लगेगा, लेकिन पहले अणु इतना भी नहीं होता है, परमाणु इतना भी हो सकता है। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे अणु की प्रक्रिया बढ़ रही है, तो वह जब अणु की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी 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 बढ़ती जाएगी, तब हमारा राजू हो पाएगा। जैसे कि हमने एक लाइन इतनी बिंदी रखी, अब भाई बिंदी थोड़ा सा बड़ी हो गई, अब भाई थोड़ी सी और बड़ी हो गई, 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 थोड़ी सी और बड़ी हो गई। ऐसी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और ऐसी भी हो जाएगी कि हमारे बोर्ड से बाहर जाने लगेगी, मतलब हमारे बोर्ड में नहीं बनेगी। तो ये हम मान लें कि ये अणु है, अणु से परमाणु बन गया, अब परमाणु से अब संज्ञा स्कंध बन गया, अब संज्ञा स्कंध से भी आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जाएगी। तो 8 अवसंज्ञा स्कंध के समूह को एक संज्ञा संघ स्कंध कहते हैं। उसके बाद 8 संज्ञा संघ स्कंध को एक त्रुटि रेणु कहते हैं। 8 त्रुटि रेणु को का एक त्रस रेणु होता है, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु होता है, 8 रथ रेणु का एक उत्तम भूमि का बालार्क होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जब हम व्यवहार पल्ल पढ़ते हैं तो व्यवहार पल्ल की प्रक्रिया में उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालाग्र के बारे में समझाया जाता है। आपने सुना कभी?
तो हम आपको सुना दें क्या? तो हम आपको सुनाते हैं कि एक बार किसी ने पूछा कि व्यवहार पल्ले के बारे में बताइए। अब पल्ले को तो नाप नहीं सकते हैं, तो कैसे बताया जाए? तो शास्त्र में व्यवहार पल्ले निकालने की विधि बताई कि 1 योजन गहरा गड्ढा खोदो, 1 योजन चौड़ा गड्ढा खोदो। तो 1 योजन गड्ढा खोदेंगे तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। अब उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़ा होता है, मेढ़ा का मतलब समझते? भेड़। जो भेड़ होती है उसका तुरंत का जन्मा हो अथवा 7 दिन तक का वो मेढ़ा हो, उसके बाल इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि हमारी तो कोई कल्पना ही नहीं। अपना बाल तो बहुत मोटा होता है, उसका बाल बहुत पतला होता है। तो उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल के कैंची से टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि उस बाल का दूसरा टुकड़ा ना हो सके। इतने छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वह गड्ढा पूरा भर दिया जाए। हाँ, वह गड्ढा पूरा भर दिया जाए। अब उस पे से चक्रवर्ती की सेना निकाल दी जाए। यदि चक्रवर्ती की सेना निकलेगी तो बहुत बड़ी सेना होती है, वह चलते जाएगी तो क्या होगा? वह धंस जाएंगे बाल। धंसने के बाद जो प्लेन हो गया, धंसने के बाद जो भाई गड्ढा के अंदर बाल थे सब प्लेन हो गए, मतलब ऐसी जैसी ये जमीन है ना, अपनी जमीन जैसी हो गई। तो जमीन जैसा होने के बाद अब हर 100 साल में एक बाल निकाला जाए, हर 100 साल में एक बाल निकाला जाए। तो जितने साल में पूरा गड्ढा खाली हो जाए तो उतने साल का आप एक पल्ले मान लेना। व्यवहार पल्ले, निश्चय पल्ले नहीं, सामान्य रूप से जो पल्ले समझा जाता है वह पल्ले समझ लेना। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस मेढ़े के बाल कितने कोमल होंगे, कितने पतले होंगे। तो यहाँ पर जो 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि का बालाग्र होता है। बालाग्र मतलब जब बाल, एक बाल को खींचना अपने सिर से, तो पीछे का मोटा रहेगा और सबसे आगे का बहुत पतला रहेगा। तो उस पतले में भी कितना पतला होगा आप समझ सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद 8 उत्तम भोग भूमि के बालार्घ का मतलब 8 बालार्घ इकट्ठा करोगे तब बनेगा एक मध्यम भोग भूमि का बालार्घ। मतलब अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। पहले जो हमने रथ रेणु आदि बताए आपको, वो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर जो ये बालाग्र की बात चली तो आपको थोड़ा सा तो अब महसूस होने लगा होगा कि हाँ, कि ये जो छोटी इकाई है वह कुछ होती है। जब हम परमाणु से, अणु से चले तो 8 रथ रेणु पर आए। तो 8 रथ रेणु किसे कहते हैं? 8 रथ रेणु को मिलाने से क्या बनता है? जितना 8 रथ रेणु होता है उतना क्या होता है? उत्तम भूमि का एक बालाग्र। उसके बाद 8 उत्तम भोग भूमि के बालाग्र का एक मध्यम भूमि का बालाग्र होता है। उसके बाद हम कौन सी, उसके बाद जघन्य भोग भूमि आती है। तो जब उत्तम भोग भूमि के 8 बालाग्र को लेंगे तो वह जघन्य भोग भूमि का बालाग्र होगा। अभी हम भोग भूमि में नहीं है, हमारी एक कर्म भूमि है। उसके बाद जब हम 8 जघन्य भोग भूमि के बालाग्र को लेंगे तब जो हमारा अभी क्या चल रहा है, कर्म भूमि चल रही है, उसका एक बालाग्र होगा। हम कितनी सारी प्रक्रिया करके आए तब हम अपने बाल के आग्र भाग को जान पा रहे हैं। उसके पहले तो हमें कोई कल्पना भी नहीं थी कि कोई बहुत छोटी सी चीज होती होगी। आज हम उस छोटी सी चीज पर भी पहुंच गए। यदि आज हम आपको राजू के बारे में नहीं समझाते तो क्या आप ये समझ सकते थे? और पता नहीं आप आगे कहाँ जाते, वहां पर धर्म की पढ़ाई होती कि नहीं होती। इसलिए जो भी है सब श्रद्धा से सुनते जाओ। उसके बाद 8 कर्म भूमि के मनुष्यों के बालाग्र का एक लीक होती है, जो हमारे बाल में हो जाती है ना लीक। तो 8 कर्म भूमि के बालाग्र को जब इकट्ठा करेंगे तो जितना हिस्सा बनेगा उसका, उसकी एक लीक होती है। ठीक है,
8 लीक का एक जुआ होता है। लीक छोटी होती है कि जुआ छोटा होता है? लीक बहुत छोटी होती है और जुआ बहुत बड़ा होता है उसकी अपेक्षा। तो जब हम 8 लीक को इकट्ठा करेंगे ना, तो जितना हिस्सा घेरेंगी वो लोग, जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा क्या होगा? एक जुआ होगा। 8 जुओं का एक यब होता है। फिर 8 जुओं का एक यब होता है और 8 यब का एक उच्छेद अंगुल होता है। अब अंगुल की बात चलने लगी। 8 यब का एक उच्छेद अंगुल होता है। फिर 8 उच्छेद अंगुल का, फिर 500 उच्छेद अंगुल का एक प्रमाण अंगुल होता है। तो जो चक्रवर्ती का अंगुल नापता था ना, चक्रवर्ती आदि, तो ये जब हम सामान्य उच्छेद अंगुल 500 अंगुल के बराबर होते हैं प्रमाण अंगुल के, तो जब 500 उच्छेद अंगुल होंगे जब एक प्रमाण अंगुल होगा। तो ये तो कठिन प्रक्रिया से हम निकल चुके। अब हम सरल प्रक्रिया पर आते हैं जो कि हमारे मतलब दैनिक उपयोग में आती है। तो 6 अंगुल का एक पाद होता है। एक जो हमारे पंजा है ना, इसे पाद कहते हैं। तो ये कितने अंगुल का होता है? 6 अंगुल का। ऐसा नापेंगे, जब ऐसा नापेंगे तो वो 6 अंगुल पे जाएगा। ठीक है। 6 अंगुल का एक पाद होता है। 12 अंगुल का एक विलस्त होता है। एक बेता कितने अंगुल का? 12 अंगुल का। फिर 2 विलस्त का एक हाथ होता है। 2 बेते का एक हाथ। कितने बेते हो गए? 2 बेते का एक हाथ होता है। 2 हाथ का एक गज होता है। जब ऐसे जब कपड़ा नापते ना, तो पहले कपड़ा गज से किया जाता था, अब मीटर से दिया जाता है। तो जब 2 बार ऐसा कपड़ा नाप लेते थे दुकान वाले, कपड़े वाले, तो एक गज समझ के फिर दे दिया जाता था। और 2 गज का एक धनुष होता है। 2000 धनुष का एक महाकोश होता है। तो अब हम यहाँ कोष पर आए। कोष 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटा कोष, एक बड़ा कोष। तो जो ये पहाड़ आदि की रचना हम इसमें जानेंगे पर महाकोश से जानेंगे, और जो छोटी छोटी वस्तुओं की तो जानेंगे पर लघु कोश से जानेंगे। तो यहाँ पर बताया कि 2000 धनुष का एक महाकोश होता है, और जो छोटा कोश होता है, और 4 कोश का एक छोटा, 4 कोश का एक छोटा योजन होता है। इसमें तो कुछ गड़बड़ लिखा है, तो भाई हम सही कर देते हैं। जो 4000 धनुष का एक महायोजन होता है, और 4 कोश का एक छोटा योजन होता है। अब आप कहोगे कि कोश किसे कहते हैं? कोश 2 मील का एक कोश होता है। 2 मील का एक कोश होता है। अब आप फिर से कहोगे मील किसे कहते हैं? तो 3 किलोमीटर का एक मील होता है। 1.5 किलोमीटर का एक मील, और 2 मील का 3 किलोमीटर। तो अब हमें जो छोटा कोश निकालना, छोटा योजन निकालना है, वह कितने किलोमीटर? 4 कोश का है। छोटा योजन कितने का है? 4 कोश का। तो एक कोश में कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोश में कितने मील होते हैं? 2। 2 गुणे 4 बराबर 8। तो ये कितने, 4 कोस से कितने मील में हुए? 8 मील में। अब हमें इस मील का किलोमीटर बनाना है। तो 1 मील में 1.5 किलोमीटर, 1.58 कितने हो गए? 12। मतलब एक ही योजन कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का हुआ। और जब महायोजन निकालेंगे 2000 कोस का, तो 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर है ना। तो इसमें 2000,
2 मील, अपन 2 मील से लेंगे ना। 6000 कोस का क्या होता है? 6000 किलोमीटर का महायोजन होता है। तो हमने योजन समझा। अब योजन के बाद हमारा क्या आ गया? राजू आ गया। अब असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। जब असंख्यात महायोजन कोई काउंट कर सकता है क्या? असंख्यात महायोजनों को जब कोई काउंट नहीं कर सकता, इसलिए ये श्रद्धान का विषय बस है। जब हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे, जब अनंत अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ये हम असंख्यात महायोजन को भी जान लेंगे। यहाँ पे शास्त्रों की भाषा में एक और आया, जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। इस प्रकार से हमने जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस राजू को निकालने की प्रक्रिया सीख ली।